अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी सहर बुखारी और आज हमारे साथ हैं मिस्टर असद मिर्ज़ा जो लाइन ग्रुप के सीईओ हैं। आज हम इनसे रियल एस्टेट सेक्टर पे डिस्कशन करेंगे। हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाएं। ठीक है, कैसा लगा आपको मैनेजमेंट हाउस? अमेजिंग जी, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट और बड़ी खुशी होती है कि हमारे मुल्क में इस तरह भी लोग क्लब्स बना के तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। एंड स्पेशली बिकॉज आपका सीईओ क्लब का जो रियल एस्टेट की खिदमात हैं दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। सो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट करके। ओके, रियल एस्टेट का इनिशिएटिव आपने किन बेसिस पे लिया? रियल एस्टेट का जी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब उसका कोई मेरा ज़हन नहीं था आफ्टर माई मास्टर्स फ्रॉम लंदन, तो मैं आई वाज कमिंग बैक इन अ फ्लाइट। वहाँ पे मुझे एक रियल एस्टेट का जो है ना ब्रोकर मिल गए फ्लाइट में ना रास्ते में। सो ही आपको पता जहाज़ में हम बैठे हुए थे तो गपशप लगने लगी। उसने कहा जी उस वक्त में फेज़ 6 DHA का आ रहा था। उसने कहा जी जब दोस्ती थोड़ी उससे गपशप लग गई तो उसने कहा जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, MBA ख़त्म किया, पाकिस्तान जाके देखूंगा मैंने क्या करना है। सो मेरे वाले साहब डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है। सो इस साइड कि आपका अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का प्लान हो तो आपने ज़रूर मुझे बताना है। सो वो जो उसने प्लान बताया और साथ उसने जो रास्ते में मुझे गपशप रियल एस्टेट की प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के बाद की, वो जो उसने बताई ना वो मेरे एक ज़हन में बैठ गई कि यार अगर आप एग्जांपल देख रहा हूँ कि आप 50 लाख रुपए लगाते हैं एंड 6 मंथ्स में आप उसको अच्छा मैक्सिमम 25-30% ROI वापस ले लेते हैं। सो मैं आ रहा था वापस, मेरा प्लान था कि मैं कोई ना कोई चीज़ मैंने देखनी है। सो पहले मैंने मैं पाकिस्तान आ गया, मैंने आके उसको बुलाया अपने पास। वैसे ठीक है, मेरे पास ये 1 करोड़ रुपए है, आप मेरा इन्वेस्ट करें और जो आपने बातें की थी कि 25-30% आप मुझे कैपिटल गेन इन्वेस्ट 6 से 8 महीनों में दे सकते हैं, आप मुझे करके दें। सो वैसे तो बड़े अजीबोगरीब लोग में से अल्लाह की तरफ से मुझे वो जो बंदा मिला ही वाज अ गुड गाय। नॉर्मली आपको पता है हमारे सेक्टर्स में थोड़े से हमारे जो भाई हैं वो थोड़े ख़तरनाक भी हैं, लोगों को फंसा देते हैं, फ्रॉड भी करते हैं वो सब कुछ। बट वो कोई अल्लाह की मुझे इस तरफ लाने का एक सिलसिला था या वो कुछ था कि उस बंदे ने मेरा 1 करोड़ रुपये लगाया जी उस वक़्त में। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2008-9 की बात है। और आप यकीन करें कि उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना 1 साल आपने इस पैसों का नहीं पूछना, मैं आपको साल के बाद अच्छा इसका आ जाएगा। 6 महीने गुजरे एंड ही सेड कि जी आपने जो 1 करोड़ रुपये लगाया था ना वो 1 करोड़ 35 लाख रुपए हो गया। अब ये मैं बेच दूं या मैं इसको आगे एक 9 की कमर्शियल की फाइलें हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ वो ले लें। अब मैंने फिर आपको पता है इंसानी ज़हन है, मैंने कहा यार इसने ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना दिया है, अब 9 प्रिज्म में ये मुझे फंसा देगा। वो मैंने गलती की उस वक्त 9 प्रिज्म। मैंने कहा नहीं भाईजान थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया, आप मुझे 1 करोड़ 35 वापस कर देंगे, बेच दें। सो मैंने कहा मैं 1 करोड़ 35 लेके जो मैं अपना बिजनेस को उस वक्त सोच रहा था मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि वही मेरे वाले साहब ने कहा था ये 1 करोड़ रुपये है, ऐसे ही तुमने जो करना है, मेरे पास इसके बाद कुछ लेने वापस नहीं आना। सो जो भी बिजनेस करना है, क्योंकि मैं नौकरी का ज़हन नहीं था, मेरा था करना है तो अपना बिजनेस करना है। वो मैंने गलती, खैर उस वक्त की गलती ये की कि मैंने उसको 1 करोड़ 35 लाख रुपए वापस ले लिया और मैंने अपना जो मैं प्लान कर रहा था उसमें लगा दिया। और मैंने अपने ही एक कज़न को, वेरी गुड मेरा कज़न था, उसको मैंने कहा कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये फाइलें मिल रही हैं कमर्शियल की, वो तू ले ले। और वो कह रहे हैं कि ये विदिन 6 मंथ जो है ना वो तकरीबन 2-2.25 करोड़ रुपए पे ये फाइलें होंगी। अभी बैलेट होने वाली है, उसकी बैलेटिंग आने वाली है। नॉर्मली हमारी रियल एस्टेट का फ़ायदा ही तब आ रहा होता है जब बैलेट हो जाए, नंबर लग जाए। सो वो मेरे कज़न ने जी उसको 1 करोड़ 35 मेरे कहने पे दे दिया। ठीक है, वो जो 1 करोड़ 35 है ना विदिन 6 to 8 मंथ उसने उस कज़न को 2 करोड़ रुपए वापस कर दिए। सो मैंने वहाँ जब मैंने ये 2 ट्रांजैक्शन देखी ना, उसके बाद मैंने कहा भाई कोई काम नहीं करना। मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा भाई आप करते क्या है? सो आपका ये इतना टर्नओवर, मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने पैसे लगाएं। और अगर सिर्फ हमारे प्रॉब्लम है वो जो मैं लेटर ऑन इस पर हम बात करेंगे कि हमारे लोग R&D किए बगैर चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई कहाँ लगा रहे हैं, उसका NOC है, उस कौन सी जगह है। सो वो जो ये 2 ट्रांजैक्शन है कि करोड़ से 1 करोड़ 35 और 1.35 से 2 करोड़ रुपया, उस ट्रांजैक्शन ने मुझे मोटिवेट किया कि इस जैसा बिजनेस मैं नौकरी भी कहीं कर लूँगा। मैं MBA से पढ़ के आया था, उस वक्त मुझे 70,000 रुपये की नौकरी मिलती थी। ठीक है, 70,000 की नौकरी में कितने साल लगाता तो मैं ये पैसे कमाता। सो that 2 transaction actually make me in a thought process कि यार नहीं, दिस इज इंडस्ट्री जहाँ पे छिक्के लगते हैं, वो आप कहते हो ना छिक्के लगे हैं।
सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको कहा यार मैं बिकॉज आई फॉर मेडिसिन कॉलेज, मैंने उसको कहा कि मैं अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ, मैं कंसोर्टियम बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा मैंने पढ़ा हुआ था, इंग्लैंड की थोड़ी प्रॉपर्टी का मुझे समझ थी। सो मैंने कहा मैं कंसोर्टियम बनाते, आप हमारे पैसे लगाए, हम पीछे इन्वेस्टर बन जाते हैं। सो मैंने जो रियल एस्टेट का काम एज इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मतलब मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके सीखा कि यार ये पैसे बनते हैं। फिर उसके साथ बात हुई, फिर मैंने उसको अपने पास हायर कर लिया। फिर हमने एक कंपनी, वाले साहब का क्लिनिक था, भाई मेरा डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, मैंने आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम, उसने मुझे कहा तू अपना नया दफ्तर ना बना, मेरे पास क्लिनिक पे एक जगह है। सो मैंने उसके क्लिनिक के ऊपर एक मेरे वाले साहब ने मुझे टेबल गिफ्ट की और वो सब कुछ किया हमने। क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक के अंदर मैंने एक कमरे के अंदर 2 बंदे रख के अपना रियल एस्टेट का ऑफिस शुरू कर दिया। 2010 की बात है। और बस फिर उधर से जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर DHA आया, फिर ख़ुद इन्वेस्टमेंट्स की, फिर जो ये स्मार्ट, ये जो जितने भी जो प्राइवेट जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी है और इतने लाहौर में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ एफिलिएशंस हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास लाहौर में 6 ऑफिस है, वी हैव 2 ऑफिसेज इन इस्लामाबाद, कराची हमारा खुलने जा रहा है। सो ये एक सफ़र इस तरह स्टार्ट हुआ 2 ट्रांजैक्शन से। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो इसमें आपकी स्किल्स थी या लक थी? मतलब इतनी यंग एज में आप अभी स्टडी कंप्लीट करके आए हो और डायरेक्ट ही आप एक हाई पोजीशन पे आ गए। तो अगर खुदा ना खास्ता बैड एक्सपीरियंस हो जाता तो मिस्टर असद मिर्ज़ा कहाँ होते? क्या उनकी थिंकिंग, तब भी वो रियल एस्टेट में ही रहते? देखिए क्योंकि अगर मैं वो मेरा क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन अच्छी हुई, वो आपकी बात ठीक है कि उन ट्रांजैक्शनों पे होते हुए, लेकिन देन फिर मैंने इसके ऊपर पूरा काफ़ी अर्सा वर्कआउट किया। मतलब ये नहीं है कि मैंने वो 2 ट्रांजैक्शनों के बाद, मतलब उसमें अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं, बहुत जगह हमने इन्वेस्टमेंट्स की, फंस गई, ठीक है। बट आपको जब एक ब्रॉड जगह से या आपको एक ब्रॉड मिल जाता है, आपको अपनी फील्ड, रास्ते, आप पटरी पे चढ़ जाए ना, ट्रैक पे चढ़ जाएं, तो फिर रुकना भी पड़ता है, टाइम अच्छा भी आता है, आप जहाज में भी बैठ जाते हैं। सो वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरा हूँ। मतलब ये तो मैं आपको 2 ट्रांजैक्शंस बता रहा हूँ कि मैं आया क्यों, बाद में आके मैं कई जगहों में फंसा, कई प्रोजेक्ट्स में मैंने पैसे लगा दिए और उसमें मेरा बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन ओवरऑल चीज़ों की समझ आ गई तब तक कि यार पार्ट ऑफ द गेम है, आप फंस भी जाते हैं। ये तो बिजनेस का वो है ना, बिजनेस का ये मतलब तो नहीं प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस का तो मतलब है कि भाई नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा। सो बीच में बहुत से मसले रहे, बहुत दफ्तर बनाए, यहाँ के लोग जो नए बच्चे रखे, वो जब मैं मतलब वो उन्होंने कई मेरे साथ मसाइल किए, गलत जगहों पे कुछ किया। सो बट वो पार्ट ऑफ द गेम था। मतलब वो हमने मुश्किलात चीज़ें देखते हुए अब तक के सफ़र को तय पाया है। और अगर वो मुश्किलात रहती तो फिर भी मैं अभी भी कहता हूँ, जिस तरह आजकल 6 महीने से हमारी इंस्टेबिलिटी और की वजह से जो है ना बहुत स्लो हो गई है मार्केट, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हमने इससे पहले 2016-17 में सागडार साहब आए थे, तब उन्होंने टैक्सेस लगाए थे, एकदम से मार्केट बैठ गई, 6-8 महीने कुछ नहीं हुआ। 2012 में एक वक्त आया था इस तरह मार्केट बैठ जाती, तो टाइम, इंस्टेबिलिटी और वो सब। आज मेरे पास अब थोड़ा बहुत पैसा भी होता है, मेरे कई दोस्त मुझे आके कहते हैं कि यार ये बिज़नेस कर ले, ये बिज़नेस कर ले। वो शायद मेरी गलती है, प्रॉब्लम, मैं नहीं जाता। मैं कहता हूँ यार कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और मार्केटिंग, इसके अलावा मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। शायद मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी, मतलब मैं क्या आप इंटरेस्टेड इसमें हूँ या मुझे समझ ही आता है, ठीक है। सो अब भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अब तो रियल एस्टेट की डिग्रीज ऑफर करवा रहे हैं, हम भी यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन करते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। बट आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो हम पढ़ाएं और जिससे अवेयरनेस आए लोगों में? देखिए ये तो मैं बड़ी देर से बड़ी कोशिशें की, बिकॉज मैं LSE से, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2-3 रियल एस्टेट के कोर्सेज किए, फिर मैं दुबई से एक आध कोर्स किया, बल्कि मैं सर्टिफाइड फॉर इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड में भी मतलब आप यू जस्ट का पाकिस्तान में तो आप आज सोचेंगी ना तो आप कल रियल एस्टेट करने बैठ सकती हैं। सो मैंने इंग्लैंड में, आप अगर इंग्लैंड में या किसी भी दुनिया के ऐसे मुल्क में जो तरक्की याफ्ता है, वहाँ पे आप जब काम करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। सो मैंने वो सारी सर्टिफिकेशन ली। तो सबसे पहले तो आप तो कोर्स की बात कर रही हैं ना, कोर्स के लिए हमारा ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, लेकिन कोई भी
प्राइवेट कोई स्कूल्स या कॉलेजेस कोई कोर्सेज कराए गए होंगे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो कोई इतनी खास नहीं है। मैंने एक वक्त में 2017-18 में बड़ी कोशिश की कि हम गवर्नमेंट से प्रूव करा के कोई प्रॉपर इसको कोर्स को रियल एस्टेट की बेसिक्स को लेके आएं और इसको पढ़ाएं, बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन, हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन है रियल एस्टेट। हम ये माने ना माने, जो पैसा लोगों ने रियल एस्टेट से कमा लिया है, मेरे इस वक्त सारे टॉप के आपके इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके आपके जितने बिजनेसमैन हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं। तो वो यकीन, वो कहते हैं मेरा 3500 बंदा मेरी इंडस्ट्री में काम करता है, लेकिन एक साल में जो मुझे तुमने रियल एस्टेट से कमा के दिया है वो मेरा 3500 बंदे ने इससे आधा भी नहीं कमा के दिया। सो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत सख्त ज़रूरत है प्रॉपर कोर्सेज की। बेसिक्स ही नहीं, वो कोर्सेज मुझे नहीं पता आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। मैं अभी मार्केटिंग का पढ़ाते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट की मार्केटिंग का, ठीक है, लेकिन अभी हमने ट्रेनिंग मार्केटिंग पे की है। बिल्कुल, उसमें बेसिक्स से बच्चों को बेसिक्स ये भी नहीं पता स्क्वायर फुटेज क्या है, मरला क्या है। अगर आप एक देखें ना, ये इसमें बहुत वास्ट फील्ड है। आप एक हाई राइज बेच रहे हैं तो उसमें स्क्वायर फुटेज आ जाता है, वो सब कुछ आ जाता है, इधर मरले आ जाते हैं। सो इसकी बेसिक्स का मेरा ख्याल है हमें टू स्टार्ट विद आपको बेसिक्स पे बहुत जोर देना है, ताकि उनको बेसिक्स पता हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ प्रैक्टिकलिटी के अंदर उनके कोर्सेज होने चाहिए। उनको 3-4-6 महीने किसी अच्छी रियल एस्टेट की कंपनी में साथ साथ काम कराएं, साथ उनको एजुकेशन दें, तो ये आने वाले वक्त में जो ये आप कर रहे हो ये तो इतना बूम होगा कि कहीं पे इतना रश नहीं होगा जितना आप ये रियल एस्टेट पे अगर वर्किंग करते हैं। और दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग, और उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहिए आई थिंक। इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो कितना आपको बेनिफिट देती है, किन जगहों पे सपोर्ट करती है, या बहुत सी ऐसी जगहों पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो उनको आपके साथ मिलकर किस तरह काम करना चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट के तो बहुत से, मैं नहीं कहता, लेकिन गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स है ना हमारे रियल एस्टेट के, टैक्स में इश्यूज आते हैं, टैक्स के जो लोग हैं ना, जी टैक्स के इश्यूज है, FBR है, ये लोग हैं। हमारा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि वो लोगों को खुद पता ही कुछ नहीं है। अब आपको अगर मैं बताऊं कि DC वैल्यू, पता नहीं आप कितना जानती हैं, बट आज से कुछ 1.5-2 साल पहले हमारी DC वैल्यू 30-40 गुना ऊपर कर दी थी। मतलब जो आपका स्टेक होल्डर है, जो FBR का बंदा है, उसने ये क्या सोच के आपकी इतनी टैक्सेशन बढ़ा दी, बिकॉज वो आपकी जो रियल एस्टेट जो हम लोग हैं उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। वो अफसर हैं, उन्होंने जो फैसला किया सुबह नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। जब आप उसका कोई FBR, कोई आपका टैक्सेशन की चीज़, कोई ये अगर इसकी कोई लेते हैं तो उसको जो रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें, ताकि हम उनको बता सकें कि भाई ये मार्केट ट्रेंड्स हैं। अगर आपने DC वैल्यू को बढ़ाना है तो आप इकट्ठा ही नहीं, अगर 100 रुपये है आप 500 नहीं कर सकते। यू हैव टू डू इट इंटरवली। आपको आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को ऊपर लेके जाना है। तो आप जैसे लोग जो हैं, जो बाहर से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, अगर वो इस बात पर कोई इनिशिएटिव लेते हैं या गवर्नमेंट से बात करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप किसी चैनल पे बैठ के बात करते हैं या सेपरेट एक मीटिंग होती है वहाँ पे बात करते हैं, तो शायद ये बात ऊपर तक पहुँचती ही नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, जिसकी वजह से लोगों को घर बैठे बहुत सी चीज़ों का नॉलेज जो होता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं वो पीस ऑफ पेपर होता है, बट लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आप जैसे लोगों से सुनने में, या जिनके पास अथेंटिक रिसर्च पेपर हैं उनको पढ़ने से, उसके बाद हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमें कोई ना कोई अब फैसला ले लेना चाहिए, बट इस पे कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता। बस जी, बिकॉज हम अपने बिजनेस और काम में बिजी हैं, लेकिन हमें एक अच्छा सही कोई वहाँ पे इन्वॉल्व करें। हमने गवर्नमेंट को कई दफ़ा किया है। आपको पता है जब आप गवर्नमेंट के इदारों को लिखते हैं तो वो टाइम का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। सो वो फिर हम अपनी जो काम करें या गवर्नमेंट को समझाएं उसके लिए, लेकिन हम क्योंकि बिकॉज वी वांट दिस इंडस्ट्री टू प्रॉस्पर, तो उसके लिए हम तैयार हैं। बट गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि जब भी वो कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, FBR से रिलेटेड या किसी भी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ SRO या कोई नोटिफिकेशन देती है तो उसमें हम स्टेक होल्डर जो रियल एस्टेट है उनको इन्वॉल्व करें। उसके लिए हम तैयार हैं कि कभी भी कोई टाइम हो तो वी आर रेडी टू गो एंड टेल देम कि भाई दिस इज़ हाउ वी शुड डू इट। जी, पाकिस्तान की इस वक्त जो कंडीशन है, ओवरसीज इन्वेस्टर जो हैं उन्हें किस तरह कन्विंस किया जाए कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और हम इस कंडीशन को थोड़ा बेटर कर सकें?
देखिए पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और रियल एस्टेट वो ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको MBA BBA ये डिग्रीज ना भी हो, आपके पास स्किल्स हों तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि 40% इकोनॉमी जो है वो उनकी ये कंडीशन है कि शायद वो एक वक्त का खा रहे हैं और दूसरे वक्त का उन्हें पता नहीं है। 9% एलीट क्लास है और बाकी के जो हैं 38 या 37% वो मिडल अपर मिडल क्लास में वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट से जो रिलेटेड है, आप चाह रहे हो कि जो ये जो सारी सिचुएशन में आई थिंक कि हमें जो है अब थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि इस वक्त की जो सोशल और जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत बुरी है, जैसा आपने कहा कि, और सर्वाइवल बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की अभी जो एक पॉलिसी आई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, उन्होंने एक कैपिटल गेन टैक्स की कोई उसकी छूट दी थी कि यहाँ आपका टैक्सेशन में उसमें दी थी, तो वो एक अच्छा आइडिया था। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी की वजह से इस वक्त ओवरसीज़ क्लाइंट आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान इतना पैसा भेज रहे थे स्पेशली रियल एस्टेट में, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा क्योंकि जब तक आपकी इलेक्शंस, आपकी ये जो दो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती, लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। सो ये टाइम लगेगा जी, आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम के अंदर ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी, आपकी इकोनॉमिक्स है, आपकी स्टेबिलिटी है, ये सब कुछ ठीक होगा। तो लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 सेकेंड पहले ही लोग रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में दोबारा आ जाएंगे। फ्यूचर क्या है रियल एस्टेट का? फ्यूचर तो रियल एस्टेट का हमेशा ही ब्राइट रहेगा इस मुल्क में। रियल एस्टेट से वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको इससे ब्राइट फ्यूचर कोई भी नहीं है। सो मैं आखिर में फिर यही बात कह रहा हूँ कि जो हमारी ये बात जो हमने सारी टॉपिक को डिस्कस किया, उसमें मेरे लोगों के लिए ये जो एडवाइस है कि अगर आप रियल एस्टेट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं जब लोग नहीं कर रहे होते, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली कम इनटू रियल एस्टेट। सो इंशाल्लाह अगर दिस इज़ अ टाइम जब आपको बहुत अच्छी डील्स मिल रही होती हैं, थोड़े लोग स्टेबिलिटी की वजह से डरे हुए हैं मुल्क में, थोड़ा सा आपको पता ही है सारी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। सो इस वक्त अगर जो पैसा इस वक्त रियल एस्टेट में लगाता है ना, एक्चुअल वही पैसा कमाता है। लाइन ग्रुप का विजन, मिशन और गोल क्या है? लाइन ग्रुप का जी बेसिकली हमारे 3 सेक्टर्स हैं। हम कंस्ट्रक्शन, सो हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है। एक हमारी मार्केटिंग है, एक हमारी नॉर्मल ब्रोकरेज है जिसमें प्लॉट लेन देन, रेंट शेंट वो सब कुछ है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो ये पूरा जो हमारा रियल एस्टेट का पूरा सेटअप है, इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इसकी जो डायनामिक्स हैं जो उसको हम चेंज करें, और जो ये टिपिकल ब्रोकरेज और उसको ख़त्म करके तो एक हाई एंड रियल एस्टेट लेवल पे काम किया जाए। तो इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी यही प्लान है इंशाल्लाह। असद मिर्ज़ा खुद एक जो असद मिर्ज़ा हैं वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, अपनी ज़ात को, एज अ बिजनेसमैन, एज अ फ्रेंड? मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ जी। मैं तो चाहता हूँ कि हम अपनी बिजनेस हो, फ्रेंड हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो एटीट्यूड होता है या फ्रेंड? नहीं जी, कोई एटीट्यूड नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हर इंसान ये तो अपनी जात के लिए तो ये सोचता है ना जी मैं तो बहुत ये तो आपको मेरे दोस्तों को पूछना चलेगा, वो तो आपको उसके लिए, लेकिन बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। अल्लाह से डर है जी, और ना ही एटीट्यूड है ना ही, क्योंकि ये सब कुछ जो है इधर ही रह जाना है। और सो उसके ऊपर हमारा कोई एटीट्यूड नहीं है। कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरा काम करें और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। सो दैट इज़ द मिशन, दैट इज़ द विजन, कि इस तरह करते हुए जो है ना हम काम कर रहे हैं और होपफुली करते भी रहेंगे। ओके। जो रियल एस्टेट की वो तो फुल टाइम जॉब है, आप फैमिली को और अपने आप को किस तरह मैनेज करते हैं कि एक तरफ आपका किसी भी टाइम वो तो कॉल आ गई या आपने कोई मीटिंग अटेंड करने जाना है, आपकी खुद से भी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, फिर फैमिली को लेकर कमिटमेंट होती हैं, उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं? फैमिली जी थोड़ा आपको पता है वो क्योंकि हम थोड़ा बिजी रहते हैं, इवन क्योंकि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो है ना सैटरडे संडे भी बिजी होता है, क्योंकि तब लोग फारिग होते हैं तो दे वांट टू वर्क एट सैटरडे संडे। सो फैमिली टाइम में थोड़ा सा मसला आ जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि टाइम दूँ। लेकिन आपके वाला क्वेश्चन में जो फैमिली के साथ कई दफ़ा ये हो रहा होता है कि टाइम नहीं होता। तो हर दफ़ा प्लान करता हूँ कि इस दफ़ा सैटरडे संडे जो है ना वो अब नहीं काम करना, वो जो है ना, लेकिन अभी तक तो थोड़ा सा बिज़ी हैं। लेकिन प्लान में ये शामिल है
कि आगे थोड़ा सा जो है ना फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है। सो अब देखें अब उसको किस तरह सिचुएशन होती है कि कोई एक बुक ऐसी जो आपको पढ़ के आपको ये रियलाइज़ होता हो कि नहीं, अब मैं अपने आप को पुरसकून महसूस कर रहा हूँ और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है, और दूसरों को रिकमेंड करना चाहें कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। देखिए जी, मैं बुक तो आज तक ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, लेकिन मैं अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत और उसको ऑनलाइन, क्योंकि बुक का टाइम नहीं होता, आते जाते हुए हुज़ूर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड उनकी जो ज़िंदगी है उसको सुनने की कोशिश करता रहता हूँ डिफरेंट स्कॉलर्स के थ्रू। सो मैं समझता हूँ कि मैं बुक को, मैं अभी कल परसों जिम भी था, मैं जिम में भी जाता हूँ तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी है उसको ऑन कर लेता हूँ। सो मैं अपना यही भी प्रॉब्लम बता रहा था एजाज साहब को भी कि मैंने बुक कभी भी नहीं पढ़ी। सो मैं अब वो बुक का जो है ना कोशिश करता हूँ कि मेरी बुक जो है ना मेरे प्रॉफिट है, मेरा कुरान जो है वो मैं उसको पढ़ के, हर चीज़ कुरान में है। सो अगर मैं कुरान और ये सीरत के ऊपर चल पड़ूँ ना, तो मेरा ख्याल है कि इंसान को कोई ऐसी चीज़ नहीं है कामयाबी से दूर रख सके। ऐसे है। So, और इससे बड़ी तो कोई बुक है ही नहीं, जो आप किसी को recommend तो मेरा कर प्रॉफिट और मेरा अल्लाह, सो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लेके चल रहा है, और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यही चीज़ें आगे भी सक्सेस देंगी इंशाल्लाह। कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें? ओके, सॉरी। देखिए जी, यूथ स्पेशली जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं अपनी यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करें, तो इससे अच्छी, इससे मनी मेकिंग एक मशीन है, लेकिन उसके लिए कुछ चंद असूल हैं। आपकी एनर्जी, आपका पैशन और आपका ऑनेस्टी, अगर ये तीन चीज़ें अगर आप अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी कंपनी बना के लगा लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको, अगर आप 10 साल का प्लान कर रहे हैं, वही पैसे आप 3 साल में अचीव कर सकते हैं। बट ये तीन चीज़ें आपके लिए लाजमी हैं। अगर आप ये तीन चीज़ों के साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू। आज हमारे साथ थे मिस्टर असद मिर्ज़ा, और इनसे हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे डिस्कशन की। सो नेक्स्ट टाइम किसी और CEO के साथ हाजिर होंगे। प्लीज़ वॉच टुडे CEO क्लब TV। अल्लाह हाफ़िज़।